A very warm good evening to one and all presenting here. First of all, I welcome you all. Welcome back to my YouTube channel, Let's Study Physical Education. तो my dear students, आज हम अपे आज हम अपना एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपके काफ़ी सारे एग्जाम में हेल्पफुल होगा। बेसिकली ये टॉपिक आपको हेल्प करेगा यूजीसी नेट के पेपर 1 में। ठीक है, हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक पॉजिटिव थॉट के साथ आज का हम अपना लेसन या फिर ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे जो अब्दुल कलाम जी थे उन्होंने एक बहुत प्यारा सा थॉट किया था, दैट इज एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज अ पेनफुल स्टोरी, एवरी पेनफुल स्टोरी हैज अ सक्सेसफुल एंडिंग, एक्सेप्ट द पेन एंड गेट रेडी फॉर सक्सेस। सो आर यू रेडी फॉर सक्सेस? ओके डियर्स, सो आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो हमारा आज का टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, दैट इज एनईपी 2020। एज यू ऑल नो, आप सबने इस टॉपिक के बारे में काफी कुछ जाना होगा, काफी कुछ आप लोगों के बारे में पता होगा, लेकिन ये टॉपिक आपका आप किसी जो एजुकेशनल एग्जाम्स होते हैं, स्टडी एग्जाम्स होते हैं, टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, उसमें ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो ये टॉपिक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। हम अपनी आज के इस वीडियो में इस टॉपिक की एनईपी 2020 एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट ने हमारा 2020 में प्रेजेंट किया था। हमारी एजुकेशन पॉलिसी में जो चेंजेस लाए गए थे या जो एडिशंस किए गए थे उसमें उसका एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था। तो आप ये डॉक्यूमेंट को अगर हम पढ़ने बैठेंगे तो ये काफी बड़ी पीडीएफ है जिसको हम एक बार में पढ़े तो काफी टाइम लग जाएगा। तो उसका मैंने पूरी पीडीएफ का ब्रीफ नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं, तो जो मैं आपको पूरी पीडीएफ में क्या क्या चीजें चेंजेस है, जो मेजर चेंजेस हैं जो उसमें बताए गए हैं, वो हम यहाँ पे इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली हम सबसे पहले इसके कंटेंट की बात करते हैं। हमारा जो एनईपी 2020 था उसमें का जो कंटेंट है उसका ये सेम का सेम यहाँ पर मैंने कंटेंट यहाँ पे पुट किया हुआ है। तो उसके कंटेंट में ये जो एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को उन्होंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में उन्होंने उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया है। ठीक है, उसके बाद उसमें पार्ट 1 में डिस्कस किया है स्कूल एजुकेशन के बारे में कि स्कूल एजुकेशन लेवल पे क्या क्या चीजें चेंजेस की गई हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशन किए गए हैं। देन पार्ट 2 में उसमें हायर एजुकेशन के बारे में बताया गया है। एंड पार्ट 3 में जो अदर एरियाज होते हैं उनके बारे में बताया गया है। एंड पार्ट 4 में कि हम ये अपना जो हमारा प्लान है, जो हमारा एनईपी 2020, इसको कैसे हम इसको हैपन करेंगे, मतलब इसको कैसे हम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस किया गया। ओके ओके, लेट्स मूव फर्दर। सो सबसे पहले हम इसका बेसिक ओवरव्यू देखते हैं जो इसमें एक मेजर चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें बेसिक जो हमारे एक हाईएस्ट लेवल के जो इसमें जो एम था वो है हमारा, देखो सबसे फर्स्ट एम अगर बात करें एनईपी 2020 में कहा गया है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल with 100% GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल एजुकेशन बाय 2030। ठीक है, ये बात क्या कही गई है कि जो हमारी एजुकेशन है उसको प्री स्कूल से लेके सेकेंडरी लेवल में 12 तक, ठीक है, नर्सरी टू 12 तक बच्चों को 100% एडमिशन चाहिए। एडमिशन 100% अपने इंडिया की बच्चों का एडमिशन चाहिए, कब तक? स्कूल एजुकेशन में 2030 तक। तो ये जो इसका एजेंडा है ये कंप्लीट कब तक करना है? 2030 तक का ये एम है कि 2030 तक हमारे इंडिया के सभी बच्चे स्कूल में एडमिशन ले सके या स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर सके। ठीक है, तो कोई भी इंडिया का बच्चा ऐसा ना रहे जो एजुकेशन से दूर रहे, वंचित रहे। ये इनका एक मेन एम है जो स्कूल एजुकेशन को लेके सरकार का एनईपी 2020 का एम है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा एम है वो है कि जीईआर इन हाई एजुकेशन टू बी रेज टू 50% बाय 2035। ठीक है, 3.5 करोड़ सीट्स टू बी एडेड इन हायर एजुकेशन। सो हमारा सेकंड जो इनका एम है वो क्या कहता है? सेकंड एम इनका बोलता है कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन में 50% तक इंक्रीज करना है। कब तक? 2035 की हमारे इंडिया की जो 50% यूथ है वो हमारी हायर एजुकेशन में एडमिशन ले सके या हायर एजुकेशन में स्टडी करे 2035 तक। कम से कम जो है
50%, ठीक है। कि देखो, हायर एजुकेशन को हम एकदम से तो बढ़ा नहीं सकते कि सबका हम सब, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि हमारी देश में मतलब जो यूथ होती है, आधी यूथ हमारी सिर्फ स्कूलिंग कर पाती है 12th तक, एनी हाउ रीजन की वजह से। उसके बाद आधे लोग कुछ फर्दर स्टडी की तरफ जाते हैं, जो ग्रेजुएशन करते हैं, ठीक है। कुछ लोग ग्रेजुएशन के बाद ही वो चीजें छोड़ देते हैं, स्टडी को अपना बिजनेस या फिर जॉब्स या शादी वगैरह इस सब में चले जाते हैं। तो हायर एजुकेशन में बहुत कम लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सरकार का जो एम है वो है कि 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, मतलब 50% एडमिशन या 50% जो हमारी यूथ है इंडिया की, वो 2035 तक हायर एजुकेशन में स्टडी करे या एडमिशन ले, ठीक है। ये उनका एम है, एजेंडा है, ठीक है। और ये कि 3.5 करोड़ सीट को इंक्रीज करना है हायर एजुकेशन में। हायर एजुकेशन मीन्स क्या होता है हमारा, कि पीएचडी लेवल, डॉक्टरेट लेवल, देन असिस्टेंट प्रोफेसर, हायर एजुकेशन इस सब में, ठीक है। मास्टर्स हो गया आगे, मास्टर्स के आफ्टर मास्टर्स, ठीक है। थर्ड मेन एम है कि एनईपी 2020 विल ब्रिंग 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बैक इनटू द मेन स्ट्रीम, कि हमारे इंडिया के 2 करोड़ ऐसे स्कूल, ऐसे चिल्ड्रन है जो शिक्षा से दूर हैं, उनको वापस शिक्षा के स्तर में लेके आना। उनको स्कूल के बच्चों, जो बच्चे स्कूल की शिक्षा से दूर हैं, उन बच्चों को शिक्षा में लेके आना, ये हमारा एनईपी 2020 का एक एम है। 2 करोड़ ऐसे बच्चे जो अभी भी स्कूल स्कूल नहीं जा पाते किसी ना किसी रीजन की वजह से। अब वो रीजन चाहे हमारा पॉवर्टी हो, ठीक है, या फिर लोगों में लैक ऑफ अवेयरनेस हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देन जो एक मेजर चेंज हुआ है वो हुआ है कि करिकुलम को लेके चेंज किया गया है। जो स्कूल का करिकुलम होता है उसका फंडा है, उसका फॉर्मूला चेंज किया है। वो फॉर्मूला क्या है हमारा, 5334 का फॉर्मूला अब इस हमारे एनईपी 2020 की वजह से, या इसकी इस इस एनईपी 2020 डॉक्यूमेंट के बाद ये लागू हुआ है स्कूलों में, कि 533 का फॉर्मूला, कि 12 इयर्स ऑफ स्कूलिंग में 12 साल की हमारी स्कूलिंग होगी, जिसमें 3 साल की आंगनवाड़ी और प्री स्कूलिंग होगी। जो हमारे ये, इसको हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे कि 5 इयर्स जो होते हैं इसमें हमारे 3 साल तो होते हैं हमारे आंगनवाड़ी के, और 2 साल प्री स्कूलिंग के होते हैं, ठीक है। और बाकी फिर 3 इयर्स हमारे हो गए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास, देन हमारे 3 हो गए फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्लास, एंड देन आगे फोर्थ। तो 533 का हमारा ये फॉर्मूला अब हमारे स्कूल्स में लागू होता है, यानी कि 2020 के बाद से, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है चेंजेस कि नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन एकेडमिक स्ट्रीम्स, एक्स्ट्रा करिकुलर, वोकेशनल स्ट्रीम्स इन स्कूल्स की। हमारे स्कूल में, मतलब स्कूल लेवल की बात करें या फिर कॉलेज लेवल की बात करें, कि इसमें कोई भी रिजिड सेपरेशन नहीं होगा, कि कोई भी एक ना, एक बाउंडेशन नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट अगर साइंस में है, तो साथ में साइंस के साथ में कोई कॉमर्स का सब्जेक्ट पढ़ना है, तो वो उसमें सब्जेक्ट को एडिशनल में पढ़ सकता है, ठीक है। ये एक उनके लिए फ्लेक्सिबल बना दिया एजुकेशन को, फ्लेक्सिबल, कि कॉलेज लेवल पे वो साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर सकते हैं, ये हमारा मेन पार्ट में ले सकते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, या फिर एक्स्ट्रा जितनी भी करिकुलर एक्टिविटीज होती है, डांस, सिंगिंग वगैरह कुछ भी, ठीक है। और साथ में इसमें ऐड किया गया वोकेशनल स्ट्रीम्स। वोकेशनल स्ट्रीम्स कहते हैं कि जो हम वोकेशनल वो लेते हैं, जैसे कि हमारे टेक्निकल नॉलेज, मतलब वोकेशनल कोर्सेज कर सकते हैं, लाइक जो हमें जॉब्स के लिए आगे हेल्प होते हैं। तो ये स्किल्स हो गई वोकेशनल, जो आगे आप अगर वोकेशनल अगर स्किल्स सीख लेते हो, तो वो उसकी उसके थ्रू हम डायरेक्टली जॉब में या किसी भी बिजनेस में हम आगे एनरोल कर सकते हैं। तो बच्चों को ये सब चीजें स्टडी के साथ में ये चीजें कर सकते हैं, ये चीज अलाउ कर दी गई है, या इस चीज पर कुछ ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि एकेडमिक्स प्लस वो एक्स्ट्रा करिकुलर प्लस वोकेशनल की, लाइक स्पोर्ट्स हो गया या अदर जितनी एक्टिविटीज होती है, और वोकेशनल स्ट्रीम्स को भी स्कूल में बच्चों को इसमें एक चीज कंपलसरी कर दी है कि जो स्कूल के बच्चे हैं वो वोकेशनल स्टडीज भी साथ साथ कर सकते हैं, ठीक है। उनको कराई जानी चाहिए, ये कंपलसरी कर दिया गया है। देन हो गया नेक्स्ट चेंज है वोकेशनल एजुकेशन टू स्टार्ट फ्रॉम 6 विद इंटर्नशिप शो। यही बात कही गई है कि जो वोकेशनल एजुकेशन है वो बच्चों को छठी क्लास से दी जानी चाहिए, कि सरकार का एम है कि स्कूल के जो बच्चे होते हैं 6 क्लास से ही उनको वोकेशनल एजुकेशन देनी चाहिए, मतलब किसी भी एक स्किल में, किसी भी चीज में ना मास्टरी करानी चाहिए, या फिर वोकेशनल से। अब वो कोई भी हो गया, लाइक जैसे कि कंप्यूटर नॉलेज हो गई, ठीक है, कोई भी प्रॉपर एक स्किल हो गया, लाइक स्विमिंग हो गई, या फिर लोग किसी भी कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं, वो अब वो पार्लर का काम हो गया, टेलर काम, कुछ भी मर्जी स्किल्स होती है वोकेशनल, जिससे बंदा अगर स्किल्स में मास्टरी कर ले तो आगे जाके वो अपने खुद के पैरों पे स्टैंड कर सकता है, इंडिपेंडेंट बन सकता है, कि अपने लिए पैसे अर्न या फिर
मनी अर्न कर सकता है। ठीक है, इस तरीके की वोकेशनल एजुकेशन भी उसको स्टडी के साथ दी जानी चाहिए। और ये कौन सी क्लास से, 6th क्लास से ही उनको इंटर्नशिप करा देनी स्टार्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट है कि टीचिंग अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5 टू बी इन मदर लैंग्वेज, टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, एक इसमें ये चेंज किया गया है कि क्लास 5 तक बच्चों को उनकी मदर लैंग्वेज जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है उसी में स्टडी कराई जाए। ठीक है, उसके बाद उनको इंग्लिश और हिंदी पे जो भी लैंग्वेज में स्टडी करानी है उस पर फोकस किया जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग लाइक अगर हम बात करें पंजाब की, ठीक है, तो बच्चों को क्लास 5 तक उनको पंजाबी लैंग्वेज में स्टडी कराना चाहिए। देन उसके बाद उनको हम फर्दर लैंग्वेज में फर्दर लैंग्वेज में आगे उनको आफ्टर 5th क्लास उनको स्टडी कराओ। ठीक है, ओके, ये थे एनईपी 2020 के मेजर चेंजेस। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एनईपी 2020। अब हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सो अब हम बात करते हैं हम अपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, अभी हमने इसके मेजर चेंजेस के बारे में बात किया था, अब हम बात करने वाले हैं कि एनईपी की जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में। ठीक है, कुछ चीजें जो जाननी बहुत जरूरी है, बहुत आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, बेसिकली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी 2019 में डॉक्टर के कस्तूरी रंजन जो हमारे चेयरपर्सन है, ठीक है, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट या उन्होंने ये 2020 का ड्राफ्ट तैयार किया था जो बनाया था। तो उन्होंने ये कब बनाया था? 2019 डॉक्टर के कस्तूरी रंजन ने। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किसी एग्जाम में कि एनईपी 2020 का को बनाया किसने या इस प्रोजेक्ट को कौन लेके आया, तो वो कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। ठीक है, 2019 में जो हमारे इसके चेयरपर्सन थे। Then this policy intends to facilitate an inclusive, participatory, and holistic approach. There is a progressive shift towards scientific approach to education. So, basically इसमें क्या किया गया है इस एजुकेशन पॉलिसी में, जो हमारी बेसिकली इस एजुकेशन को हमने इंक्लूसिव एजुकेशन बनाने के लिए ये चीज लेके आए थे, ताकि हम अपनी एजुकेशन को इंक्लूसिव बना सके, हॉलिस्टिक बना सके, जिसमें सब लोगों के लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो एनईपी 2020 में दो मेजर ऑब्जेक्टिव के बारे में बात किया गया। पहला क्या है कि एसडीजी गोल 4। ठीक है, एसडीजी गोल वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 में ये क्या 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 कहा गया है कि 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल था ये लिया गया था हमारा 2015 में। ठीक है, इंडिया ने कब बनाया था? 2015 में ये बनाया था, जिसमें उन्होंने बात की थी कि 2013 तक उनका एजेंडा है। एजेंडा क्या था उनका? उनका एजेंडा ये था, ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all। की सभी लोगों को इंक्लूसिव, सभी लोगों को एजुकेशन में इंक्लूड किया जाए और सबको इक्वल लेवल की, इक्वल इक्विटेबल, ठीक है, इक्वल लेवल में एजुकेशन प्रोवाइड किए जाए। ठीक है, और उनका लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस को इंक्रीज करें, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करें। तो ये एजेंडा जो हमारा था SDG 4 का, जो हमारा सस्टेनेबल बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 17 गोल्स थे। इसका जो गोल नंबर 4 है वो ये कहता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात करता है। ठीक है, इक्विटेबल क्वालिटी वाले एजुकेशन, सबके लिए बराबर एजुकेशन हो। और जो हमारा एसडीजी का जो मेन वो था कि एजेंडा, वो है कि 2030 तक एसडीजी का एजेंडा है जो 2030 तक हमें कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें जो हमारी एनईपी 2020 है, ये हमारी तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। पहली एजुकेशन पॉलिसी हमारी आई थी 1968 में। ठीक है, उसके बाद वो रिवाइज होने के बाद फिर नेक्स्ट जो आई है वो हमारी 1986 में आई थी। एंड थर्ड जो हमारी ये आई है 2020 में। तो ये याद रखना है आप लोगों को कि एनईपी 2020 हमारी थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है। इसी एजुकेशन पॉलिसी में एक चीज और याद करनी, जो हमारी MHRD है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था रियल 2020 में? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो याद रखना पहले जो MHRD था उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? MOE मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में
कंटेंट में आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, चार चार पार्ट्स के कौन से होते हैं, या फिर जिसका कंटेंट है चार कंटेंट चार पार्ट में। फर्स्ट वन जो बात करता है वो स्कूल एजुकेशन के बारे में बात करता है। सेकंड वन बात करता है हमारा हायर एजुकेशन के बारे में। एंड थर्ड वन जो जितने भी स्कूल और हायर एजुकेशन के अलावा जितने भी एरियाज अगर रह जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अडल्ट एजुकेशन हो गई, प्रमोटिंग इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में हो गई, या ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, ये सारे हमारे थर्ड थर्ड चैप्टर में बात की गई है लास्ट में, कि मेक इट हैपन, कि हाउ टू हैपन दिस डॉक्यूमेंट इन रियल लाइफ सिचुएशंस में। ठीक है, कि रियल में हम इसको इसको कैसे हम प्रोग्रेस में ला सकते हैं, या अपने रियल लाइफ में कैसे हम एनी भी कंटेंट को जल्दी से जल्दी लोगों को इस चीज से फेमिलियर करा दे, और इस चीज को जितना हो सके आगे प्रमोट कर सकते हैं, या इस चीज को जितनी जल्दी हम इस एजेंडे को कितनी जल्दी पूरा कर सकते हैं, कितने स्मूथली पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज के बारे में हमने फोर्थ चैप्टर में डिस्कस किया है। ओके, एक सेकेंड। तो ओके, नेक्स्ट हम सबसे पहले बात करते हैं स्कूल एजुकेशन। अब हम बात करते हैं अपने स्कूल एजुकेशन के बारे में। सो वी कैन स्टार्ट स्कूल एजुकेशन। NEP 2020 में स्कूल एजुकेशन को लेके क्या क्या चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। ओके, ये हमारा ओवरव्यू है कि जितने भी मेजर चेंजेस किए गए हैं स्कूल एजुकेशन में, वो हमने इस एक स्लाइड में आपको सारे कंपाइल करके दिए हुए हैं। जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 1.1 टू 1.9, ठीक है। देन हमारा सेकंड है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के बारे में बात की गई है। तीसरा हमारा बात की गई है curtailing dropout rates and ensuring universal access to education। देन नेक्स्ट में बात की गई है रीस्ट्रक्चरिंग स्कूल करिकुलम एंड पेडागोजी के बारे में, ठीक है। फोर्थ नंबर पे क्या बात की गई है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स की, होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे करना है। देन बात की गई है मल्टीलिंगुअलिज्म की। देन करिकुलम इंटीग्रेशन ऑफ एसेंशियल सब्जेक्ट्स एंड स्किल्स, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में बात की गई है टीचर्स के बारे में। देन बात की गई है रिक्रूटमेंट एंड डिप्लॉयमेंट के बारे में। फिर नेक्स्ट बात की गई है हमारी सर्विस इन्वायरमेंट एंड कल्चर के बारे में। एंड नेक्स्ट है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। एंड लास्टली बात की गई है एफिशिएंट रिसोर्सिंग एंड एफिशिएंट गवर्नेंस के बारे में। तो ये बेसिकली जो की फीचर्स थे हमारे स्कूल एजुकेशन में जो चेंजेस लाए गए हैं NEP 2020 के द्वारा। नाउ अब हम स्कूल एजुकेशन को डिटेल में स्टडी करते हैं। स्कूल एजुकेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 2030 तक 100% करना है। दैट मीन्स कि जो 2 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक स्कूल में, जो लोग स्कूल नहीं जाते, स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाते किसी ना किसी रीज़न की वजह से, एनी हाउ लाइक पॉवर्टी हो गया, या फिर लैक ऑफ अवेयरनेस, या एनीथिंग एल्स, एनी रीज़न की वजह से जो लोग स्कूल नहीं जा पाते, ऐसे इंडियन 2 करोड़ स्टूडेंट्स को 2030 तक 100% एडमिशन दिलाना ये सरकार का NEP 2020 का मेन एम है, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने जो 10+2 का सिस्टम है उसको चेंज किया है, कि जो पहले हमारा करिकुलम था 10+2, इसके सिस्टम को चेंज करके इस बार इन्होंने क्या कर दिया कि 5-3-3-4 का फॉर्मूला यूज़ किया गया। तो बेसिकली 5-3-3-4 का फॉर्मूला क्या कहता है कि जो स्टार्टिंग के 5 साल है, 5 साल को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट पार्ट है वो है 3 एंड 3+2। 3+2 का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे 3 साल होते हैं, जो हमारे जिनको हम आंगनवाड़ी बोलते हैं या प्री स्कूल बोलते हैं, उसमें हमारे आते हैं नर्सरी, KG, प्रेप, ठीक है। देन हमारे 2 साल होते हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट और सेकंड। तो बेसिकली 3 से लेके 8 साल तक का बच्चा 5, उसको 5 फॉर्मूले का नाम दिया है, ठीक है। 5 साल उसकी ये वाली स्कूलिंग होगी, नर्सरी, KG, प्रेप एंड फर्स्ट सेकंड, ठीक है। उसके बाद 3 साल उसके होते हैं 8 ईयर से 11 ईयर तक, जो हमारे होते हैं 3rd क्लास, 4th क्लास एंड 5th क्लास, ठीक है। नेक्स्ट डिवीज़न क्या है, अगले 3 साल जो होंगे वो होंगे हमारे 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास तक के, ठीक है। फिर लास्ट के उन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। जो 4 होता है उसमें बच्चे की एज होगी 14 से लेके 18 एज होगी, जिसमें बंदा अपनी 9th क्लास, 10th क्लास, 11th और 12th करेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे आज के डेट में NEP 2020 की वजह से ये फॉलो होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो चेंज है स्कूल में वो है कि गवर्नमेंट ने क्या चेंज किया कि जेंडर इंक्लूसिव फंड प्रोवाइड करेगी इक्विटेबल और क्वालिटी एजुकेशन के लिए गर्ल्स को। जो हमारे
देश की गर्ल्स होती हैं और जो ट्रांसजेंडर होता है उन सबको स्टडी इक्वल लेवल पे करने के लिए उनके लिए अलग से एक फ़ंड प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? कि कोई भी जेंडर में डिफ़रेंस ना हो या फिर कोई भी जेंडर के बच्चे ऐसा ना रह सकें जिनको जो लोग स्कूलिंग से दूर हों या जो लोग स्कूलिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है? उनके लिए अलग से एक फ़ंड इंक्लूड किया गया है, जिस फ़ंड का नाम इन्होंने दिया है जेंडर इंक्लूसिव फ़ंड। तो ये फ़ंड हमारा गर्ल्स के लिए दिया जाएगा और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो भी सबके साथ मिलके इक्वल एजुकेशन ले सकें। नेक्स्ट चेंज है कि 10-12 एग्ज़ाम जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उनको ईज़ी किया जाए, कि जो 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उनको इतना ईज़ी किया जाए, क्योंकि बच्चे को ये होता है ना कि जो हम बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम इतने टफ़ बना देते हैं कि बच्चा उसको पास ही नहीं कर पाता है, तो आधे तो बच्चों का जो मोरल है वहीं पे डाउन हो जाता है। तो जो बोर्ड एग्ज़ाम है एक तो उसको 2 साल में 2 बार कराने का ये एक रूल बनाया गया है कि जो एग्ज़ाम है उसको जो है हमारे बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं उसको साल में 2 बार कराया जाए, ठीक है? एक जैसे हम बोलते हैं कि मिड टर्म एग्ज़ाम एंड फाइनल एग्ज़ाम्स, ठीक है? लेकिन जो एग्ज़ाम होते हैं वो बच्चे की क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए होते हैं, ना कि उनको फ़ेल करके डीमोटिवेट करने के लिए। तो इसलिए बोर्ड एग्ज़ाम को थोड़ा एक ईज़ी कर दिया गया है कि उनको इतना थोड़ा ईज़ी बनाया जाए कि बच्चा ईज़िली अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग वो पास भी कर सके और कुछ ना कुछ वो सीखे। अगर बोर्ड एग्ज़ाम को हम इतना डिफ़िकल्ट बना देंगे कि बच्चे हैं जो लोग पेपर हैं कि वो इतना टफ बना दोगे तो फिर वो लोग पास ही नहीं कर पाते। पास नहीं कर पाते बच्चे, कितने बच्चे इसी वजह से डीमोटिवेट हो जाते हैं जो लोग फिर आगे स्टडी नहीं कर पाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट चेंज है कि नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक न्यू चेंज किया है कि एक नेशनल मिशन बनाया है किसके ऊपर, फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी के ऊपर, ठीक है? इसमें इन्होंने क्या कहा है कि कोई भी इसमें ये कहा गया है कि बच्चों का कोई भी रिजिड सेपरेशन नहीं होना चाहिए, कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बच्चा साइंस स्ट्रीम में स्टडी कर रहा है तो उसको साइंस स्ट्रीम के साथ में कॉमर्स स्ट्रीम का कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी जानी चाहिए कि वो ईज़िली अपनी साइंस स्ट्रीम के साथ कॉमर्स का कोई भी सब्जेक्ट को स्टडी कर सके। सिमिलरली लाइक कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ में कोई आर्ट का सब्जेक्ट पढ़ना है या फिर मतलब एनी हाउ कॉम्बिनेशन से बच्चे स्टडी कर सके, ठीक है? प्लस वो अपने एक्स्ट्रा करिकुलर जो उसका टैलेंट होता है तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी साइमल्टेनियसली पार्टिसिपेट कर सके, उसको भी इक्वल अमाउंट में वैल्यू दी जानी चाहिए, ठीक है? प्लस स्कूलों में वोकेशनल स्ट्रीम्स को स्टार्ट किया गया है कि बच्चों को क्लास 5th से ही वोकेशनल जो एजुकेशन होती है, स्किल्स ट्रेनिंग होती है, वो दी जानी चाहिए, कंपलसरी है, ताकि बच्चा कम से कम अपनी 1-2 स्किल्स में मास्टरी कर ले स्टार्टिंग से लेके ही स्कूल टाइम तक, ताकि आने वाले आफ्टर स्कूल वो स्किल्स के थ्रू अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सके, कि किसी भी स्किल्स के थ्रू वो जॉब ले सके ईज़िली। जो वोकेशनल स्टडीज़ को स्टार्ट किया गया है वो हमारा स्कूल में अप्लाई हुआ 6th क्लास से स्टूडेंट्स को वोकेशनल एजुकेशन दी जानी चाहिए एज अ इंटर्नशिप, ठीक है? ये कंपलसरी कर दिया गया है स्कूल्स में। टीचिंग अप टू एटलीस्ट 5, तो क्लास 5th तक बच्चे को उसकी मदर टंग में पढ़ाना ये कंपलसरी है, कि जो बच्चे की मदर टंग है जो उसकी रीजनल लैंग्वेज है, तो रीजनल लैंग्वेज है बच्चों को क्लास 5th क्लास तक उसी लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। देन आफ्टर 5th क्लास उसको जो उनकी फॉर्मल लैंग्वेज है इंग्लिश एंड हिंदी उसमें उनको पढ़ाया जाए, ठीक है? नेक्स्ट है कि संस्कृत लैंग्वेज को स्कूल्स में भी प्रमोट किया जाना चाहिए, प्लस हायर एजुकेशन में बच्चों को संस्कृत में पढ़ाया जाना चाहिए। और 3 लैंग्वेज फार्मूला इंक्लूड किया गया है कि बच्चे को 3 लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए। एक हो गया इंग्लिश, एक हो गया जैसे अपनी हिंदी, और एक रीजनल लैंग्वेज जो भी बच्चे की नेटिव लैंग्वेज है या रीजनल लैंग्वेज है। देन स्कूल एजुकेशन में 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड का एक न्यू इनोवेशन किया गया है कि बच्चे का जो असेसमेंट होता है, जो इवैल्यूएशन हो वो 360 डिग्री होना चाहिए, कि उसका ऑल आस्पेक्ट में उसका असेसमेंट करना चाहिए, ठीक है? फॉर एग्जांपल कि टीचर भी करे, पीयर लर्निंग से भी सीखे, प्लस करिकुलम से भी बच्चा खुद भी अपने आप को असेस करे, पीयर लर्निंग से भी करे एंड टीचर भी उसको असेस करे, तो 360 डिग्री उसका असेसमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है कि कुछ न्यू ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, फॉर एग्जांपल कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है? NCFT 2021 में ये बनाया गया है कि जो टीचर की एजुकेशन को देखते हैं, ठीक है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCT के द्वारा क्या बनाया गया है? NCFTE की नेशनल
करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। टीचर्स को कैसे ट्रेन किया जाए, टीचर्स को कैसे और इनोवेटिव बनाया जाए, इसके लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन भी इनिशिएट किया गया है। नेक्स्ट है कि 2030 तक एक न्यू चेंज किया गया है। जो बीएड डिग्री है, जो 2030 तक एक न्यू फंडा फॉलो होगा कि जो बीएड डिग्री है अब वो 4 साल की कर दी जाएगी। जो टीचिंग के लिए टीचिंग क्वालिफिकेशन के लिए जो डिग्री दी जाती थी बीएड डिग्री, वो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन टाइम पीरियड हो जाएगा 4 ईयर। ठीक है, 2030 के बाद से ये फॉलो हो जाएगा कि 4 साल की बीएड डिग्री हो जाएगी। जो लोग जिन्होंने अब तक बीएड डिग्री की है 2 ईयर की है, उससे पहले 1 ईयर वाली, वो चीज़ें 2030 के बाद 4 ईयर डिग्री। नेक्स्ट हमारा चेंज है, नो चाइल्ड लूजेस any opportunity to learn and excel because of the circumstances of birth or background. There will be a special focus on social and economical disadvantages group, which include gender, socio-culture and geographical identities and disabilities. बेसिकली ये पॉइंट हमारा क्या कहता है कि जो NEP 2020 है उसमें स्कूल एजुकेशन में ये चेंज किया गया है कि हमारा जो एजुकेशन का मेन फोकस रहेगा वो ना, जो लोग सोशली या इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज होते हैं, मतलब जो सोशली इकोनॉमिकली वीक होते हैं, या फिर जेंडर वाइज या सोशो कल्चर की किसी भी तरीके से किसी भी तरीके का डिफरेंसेस बीच में नहीं आना चाहिए, कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो स्टडी को लेकर, एजुकेशन को लेकर। हर हर टाइप का चाइल्ड, लाइक मेल फीमेल, ठीक है, मेल फीमेल, किसी भी तरीके का जेंडर डिस्पैरिटी ना हो इनके साथ में, कि हर किसी को इक्वल एजुकेशन लेने का राइट हो। ठीक है, इस चीज़ पे मेन फोकस किया गया है कि सोशल एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज जो ग्रुप होते हैं उनको स्पेशल फोकस किया जाना चाहिए, कि उनको एजुकेशन, इक्विटी एजुकेशन देनी चाहिए। नेक्स्ट है, रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स विल बी थ्रू रोबस्ट ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, की बेसिकली जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट की जाती है कि वो प्रॉपर ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए, कि बिना भेदभाव के, बिना किसी सोर्सेज के, ट्रांसपेरेंट उनकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, टैलेंट के हिसाब से उनकी रिक्रूटमेंट की जानी चाहिए। ठीक है, जो प्रमोशन किया जाता है टीचर्स का वो भी मेरिट बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, कोई भी डिफरेंट एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू उनका प्रमोशन वगैरह नहीं होना चाहिए। जो एलिजिबल है, जो क्वालिटेटिव है, या जो डिज़र्विंग है, उसी बेस पे उनका प्रमोशन किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चेंज है कि अ कॉमन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, की टीचर के लिए NPST बनाया गया है, कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, की NPST का गठन किया गया है, जो हमारा बनाया है NCTE, मतलब मेन कि नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन, NCTE ने बनाया है, कि किसके कंसल्ट के बिहाफ पे, कि NCERT, SCERT एंड टीचर एक्सपर्ट के पैनल के अंडर उन्होंने ये न्यू ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स। ठीक है, नेक्स्ट है, द स्कूल्स विल बी ऑर्गेनाइज इनटू कॉम्प्लेक्सेस और क्लस्टर्स विच विल बी द बेसिक यूनिट ऑफ गवर्नेंस एंड इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक लाइब्रेरीज एंड अ स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल टीचर कम्युनिटी। की बेसिकली जो स्कूल्स हैं उनको बच्चों को एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना है, कि अब वो उसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, कि जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो एकेडमिक की लाइब्रेरीज़ होती हैं, प्रोफेशनल टीचर्स में की जो फैकल्टी वहाँ प्रोवाइड की जाती है, इस सब को, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, स्कूल प्रीमाइसिस या स्कूल कॉम्प्लेक्सेस की, स्कूल में जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, there will be clear separate system for policy making, regulation, operation and academic matters. States UTs will set up independent state school standards authority, SSA, or SSA will be used extensively for public oversight and accountability. Basically क्या है कि जो पॉलिसी मेकिंग होती है या फिर रेगुलेशन बनाए जाते हैं, ठीक है, एकेडमिक्स को लेके, वो क्लियरली सेपरेट सिस्टम के थ्रू चलेगा, कि जो स्टेट्स के और यूटी के वो इंडिपेंडेंट अपने स्टेट खुद सेलेक्ट करेगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट वो रूल्स रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, तो दोनों को दोनों को अपने लेवल पर उनकी अथॉरिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, द SCERT विल डेवलप अ स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन फ्रेमवर्क थ्रू कंसल्टेशन विद ऑल स्टेक होल्डर्स,
कि सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं एजुकेशन में उनका कंसल्ट लेके SCRT ने क्या डेवलप किया है कि स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क की SQAAF को डेवलप किया है, जो स्कूल्स लेवल की क्वालिटीज़ को चेक करेगी, असेस करेगी और उनको एक्रीडिटेशन देगी। तो स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क को बनाया गया है। ओके, दिस इज़ द मेन ओवरव्यू कि अब सबसे पहले कि जो हमारी MHRD थी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसको चेंज करके उसका नाम न्यू चेंज कर दिया गया है, उसको MOE रख दिया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसमें देखा कि स्कूल एजुकेशन में क्या क्या चेंज किया गया है कि जो 4 स्कूल्स है कि 10+2 का फॉर्मूला चेंज किया गया है, 5-3-3-4 का फॉर्मूला जो मैंने आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद मल्टी स्ट्रीम कि बच्चा अपने किसी भी सब्जेक्ट किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ स्टडी कर सकता है, कि उसके ऊपर कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल अलाउ ना हो, कि बंदा चाहे साइंस स्ट्रीम के साथ कॉमर्स पढ़ सकता है, कॉमर्स के साथ आर्ट्स, आर्ट के साथ साइंस, कुछ भी मिक्स तरीके से वो स्टडी कर सकता है। फ्लेक्सिबल उसको चॉइस दी गई है। नेक्स्ट है कि डाइल्यूटेड बोर्ड का यूज़ किया जाना चाहिए, कि साल में 2 बार ही उनके एग्ज़ाम कराए जाएंगे, बोर्ड एग्ज़ाम, और वो भी एक फ्लेक्सिबल मोड में और थोड़ा ईजिली मोड में। ठीक है, देन है कि मल्टीलिंगुअल मीन्स कि मैंने आपको बताया कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा कि बच्चों को पढ़ाने के लिए। देन है बैगलेस डेज़, कि बैगलेस डेज़ की ईयर में एटलीस्ट 10 ऐसे डेज़ होने चाहिए जब बच्चा स्कूल जाए तो बिना बैग के, कि अब वो कोई इवेंट हो सकता है, कोई सेमिनार, कुछ भी अपॉर्चुनिटी, तो उनके लिए इस तरीके की इंटर्नशिप टाइप उनको प्रोवाइड करानी चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग्स हो गई कि जिस दिन बच्चे को स्कूल जो एजुकेशन होती है, स्कूल डेज़ होते हैं, बैग लेके डेली जाके पढ़ना, लेक्चर लगाना, इस सब से वो फ्री हो, कुछ न्यू स्किल्स को एक्वायर करे। तो ऐसे एटलीस्ट साल में 10 बैगलेस डेज़ होने चाहिए स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। ये हमारे चेंजेस थे स्कूल के। इसके बाद हमारे जो कॉलेज लेवल पे चेंजेस किए गए हैं, कॉलेज लेवल के चेंजेस को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। बेसिकली फॉर कॉलेज क्या चेंज किया गया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी टू कंडक्ट कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम ट्वाइस अ ईयर। बेसिकली क्या बिग चेंज है कि NTA जो होती है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ठीक है, वो क्या करेगी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होते हैं कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, वो साल में 2 बार किए जाएंगे, कि ट्वाइस, साल में 2 बार कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम किए जाएंगे, जिससे कि बच्चा स्कूल से कॉलेज में एडमिशन लेता है। देन 4 ईयर बैचलर, कि 4 ईयर की बैचलर प्रोग्राम को उन्होंने स्टार्ट किया है। मिड टर्म ड्रॉप आउट्स टू बी गिवन क्रेडिट विद ऑप्शनल टू कंप्लीट डिग्री आफ्टर अ ब्रेक। बेसिकली क्या होता है, अगर बंदा कोई 4 ईयर की बैचलर डिग्री कर रहा है, तो उसने उस डिग्री को मान लो सपोज़ करो कि 1 साल किया या 2 साल किया, उसके बाद उसने ड्रॉप आउट कर दिया विद फॉर एनी हाउ रीज़न, सो उसकी जो ये 2 साल की स्टडी है वो वेस्ट ना जाए, इसीलिए उनको क्रेडिट दिए जाते हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2 साल की स्टडी की तो उसने छोड़ दी बच्चे ने, तो उसको 2 साल की स्टडी का क्रेडिट मिलेगा। लेकिन अगर वो आफ्टर 1 ईयर गैप या 2 ईयर गैप के बाद कंटिन्यू स्टडी करना चाहे अपनी 2 ईयर बैक, तो वो जहाँ से उसने छोड़ी थी वहीं से वो आगे उस स्टडी को कंटिन्यू कर सकता है। उसको जो प्रीवियस क्रेडिट थे वो काउंट होंगे। ओके, नेक्स्ट है कि नो एफिलिएशन। Over next 15 years, college will be given graded autonomy to give degree affiliation with universities to end so would deemed university status। बेसिकली क्या है कि अगले 15 सालों तक क्या किया जाएगा कि जो कॉलेजेस होते हैं या जो यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेज होते हैं उनको ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाएगी। ऑटोनॉमी क्या होता है कि अभी क्या होता है कि अगर एक यूनिवर्सिटी है, उसके एफिलेटेड जितने भी कॉलेज होते हैं, ठीक है, जो बच्चे कॉलेज में स्टडी करते हैं, ठीक है, लेकिन वो एफिलिएट किसी यूनिवर्सिटी से हैं, किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, तो जो उनको डिग्रीज़ प्रोवाइड की जाती है या उनका रिजल्ट वगैरह जो प्रिपेयर होता है वो सब ना यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है, तो उनको डिग्रीज़ वगैरह यूनिवर्सिटी से मिलती है। तो ये काफ़ी हेक्टिक हो जाता है कि अब एक यूनिवर्सिटी अपने अपने यूनिवर्सिटी कैंपस के बच्चों का भी रिजल्ट प्रिपेयर करती है, उनका भी सब कुछ देखती है, प्लस साथ में वो जितने एफिलेटेड कॉलेज है उनका भी देखती है। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस चल जाता है, इसीलिए जो कॉलेजेस हैं उन्हें ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई है। ऑटोनॉमी मीन्स स्वतंत्रता मीन्स कि जो कॉलेजेस होते हैं वो अपने अंडर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को खुद से डिग्री प्रोवाइड कर सकते हैं और खुद से उनका रिजल्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दिस इज़ नो एफिलिएशन, कि जो एफिलिएशन सिस्टम है उसको ख़त्म करने की बात की है अगले 15 सालों तक। नेक्स्ट है कॉलेज लेवल पे फ़ी कैप। फ़ी कैप मीन्स क्या होता है, प्रपोजल टू कैप फ़ी चार्ज बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। कि बेसिकली क्या होता है ना कि
बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट जो हायर एजुकेशन प्रोवाइड करती है उन लोगों को भी ये बोला गया है कि आप लोग अपनी फ़ीस को एक प्रपोजल तरीके से प्रिपेयर करें और उनको सामने लेके आएँ ते बच्चों को एक फ़ी इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि कोई भी बच्चा हायर एजुकेशन में जा ना पाए, कि एक ऑप्टिमम लेवल की फ़ीस ही बच्चों से ली जानी चाहिए, ठीक है, हायर लर्निंग के लिए। देन है गोइंग ग्लोबल, टॉप रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ टू बी फैसिलिटेटेड टू कम टू इंडिया, टॉप इंडियन इंस्टीट्यूशन टू बी एनकरेज टू द ग्लोबल। बेसिकली क्या है कि इंडिया ने अपने आप को ओपन कर दिया है कि जितनी भी बाहर की टॉप लेवल की कंट्रीज़ होती हैं या कंट्रीज़ की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उन लोगों को भी अपने देश में वेलकम किया है कि आप लोग हमारे यहाँ पर आके अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ को सेटअप कर सकते हो, ताकि हमारे जो इंडियन है वो उनको टॉप लेवल की एजुकेशन को हायर कर सकें या टॉप लेवल की एजुकेशन को गेन कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया अपने आप को इतना ओपन कर रहा है कि बाहर के लोगों की जो एजुकेशन है या वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको अपने यहाँ बुला रहे हैं, ताकि वो हमारे बच्चों को भी एक नई स्किल्स दे सके, नया डेवलपमेंट हो सके और एडवांस तरीके से हम अपने आप को डेवलप कर सकें। सो ये जो पॉइंट्स थे ये कॉलेज लेवल के चेंजेस थे जिनको हम आगे अब डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो एक बार लास्ट हम ये स्कूल का देख लेते हैं। जो 5334 का फॉर्मूला है, देखो इसमें क्या होता है कि 533 फॉर्मूला है, जो इसमें जो स्टार्टिंग के 5 होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फाउंडेशनल स्टेज बोलते हैं। जो जो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, 3+2। 3 हमारी होती है प्री स्कूल, आंगनवाड़ी या बाल वाटिका, जिसमें बच्चे की एज होती है 3 to 6। नेक्स्ट 2 ईयर होते हैं फर्स्ट और सेकेंड क्लास में बच्चा होता है, जिसमें उसकी एज होती है 6 से 8 एज होती है, ठीक है। इस पूरे 5 को हम फाउंडेशनल स्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट होती है जो 3 साल होती है स्कूलिंग के, उसमें बच्चे की एज होती है 8 से 11 साल। उसमें बच्चा क्लास करता है 4 5 क्लास को करता है, जो उसकी प्रिपरेटरी स्टेज को कहा जाता है। नेक्स्ट उसकी होती है 3 ईयर को बोलते हैं मिडिल स्टेज कहते हैं, जिसमें बच्चा 6 7 8 क्लास में स्टडी करता है और उसकी एज होती है 11 से 12 ईयर। नेक्स्ट जो फाइनल स्टेज होती है जिसको सेकेंडरी स्टेज कहा जाता है, उसमें बच्चे की क्लास होती है 9 10 11 12 और बच्चे की एज होती है 14 से 18 ईयर। ये इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम आते हैं सब में आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिखता है कि जो NEP 2020 में स्कूलिंग को लेके फॉर्मूला चेंज किया गया है वो करिकुलम फॉर्मूला क्या है, तो वो फॉर्मूला होता है 5334 का फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट कुछ और मेजर चेंजेस जो स्कूल एजुकेशन में किए गए हैं, देखो वो चेंजेस हैं। देखो मेजर चेंजेस क्या हैं स्कूल एजुकेशन के, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि एजुकेशन को यूनिवर्सलाइजेशन किया जाना चाहिए। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ठीक है, ये इस फाउंडेशन का निर्माण किया गया था, ECCE की अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। नेक्स्ट है एक बनाया गया था इनके थ्रू नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है। नेक्स्ट है 5334 का फॉर्मूला अप्लाई किया गया या लॉन्च किया गया एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट है कि करिकुलम टू इंडिकेट 21st सेंचुरी स्किल मैथमेटिकल थिंकिंग एंड साइंटिफिक टेम्पर, कि जो करिकुलम है उसको शिफ्ट किया गया है कि उसकी 21 सेंचुरी की स्किल्स यूज़ की जानी चाहिए, मैथमेटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्पर, ये इसका मेन फोकस होना चाहिए हमारा करिकुलम को। नेक्स्ट है कि नो रिजिड सेपरेशन, जो मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्ट्रीम में रिजिड सेपरेशन ना हो, प्लस बच्चे के पास ऑप्शन हो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को साइमल्टेनियसली लेके चलने का और प्लस वोकेशनल स्टडीज़ को भी स्टडी करने का। नेक्स्ट है कि एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, की जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए भी एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। नेक्स्ट है जेंडर इंक्लूसिव फंड, कि जेंडर इंक्लूसिव फंड प्रोवाइड किया जाना चाहिए। KGBV अप टू ग्रेड 12, जो KGBV स्कूल्स होते हैं कि कस्तूरबा गांधी बाल वाटिका स्कूल्स होते हैं, ये ओनली गर्ल्स के लिए होते हैं, तो इनको बढ़ा के क्लास 10 12 तक किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है रिडक्शन करिकुलम टू कोर कॉन्सेप्ट, कि जो करिकुलम होता है उसमें रिडक्शन किया जाना चाहिए, कि जो करिकुलम में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं जो मतलब ठीक है आलतू फालतू सब्जेक्ट होते हैं, जो बच्चे को जिस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इनको रिड्यूस किया जाना चाहिए, ताकि बच्चों को सिर्फ ओनली कोर कॉन्सेप्ट रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ाने चाहिए। उनको इतना बर्डन नहीं डालना चाहिए कि ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, जो फालतू की चीज़ें होती हैं जो बच्चों को जिसकी नीड नहीं है उसको कम किया जाना चाहिए। बेसिकली क्या है, करिकुलम को थोड़ा रिड्यूस करना है आगे, ये इनका न्यू एक और एम है। नेक्स्ट है कि वोकेशनल स्टडीज़ होती है जो बच्चे को क्लास 6 से स्टार्ट करनी है, 6 क्लास के बच्चे से वोकेशनल स्टडीज़ भी कंपलसरी करनी है स्कूलों में।
ओके, ये हमारे थे मेजर NEP 2020 के स्कूल एजुकेशन को लेके चेंजेस। अब हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। जो सेकंड चैप्टर में दिया गया है उसमें दिया गया है हायर एजुकेशन के बारे में। अब हम देखते हैं कि NEP 2020 ने हायर एजुकेशन में कितने चेंजेस किए हैं। ठीक है, तो हायर एजुकेशन के चेंजेस की हम बात करते हैं तो एक बार हम पहले इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि हायर एजुकेशन में कितने पॉइंट्स हैं। तो हायर एजुकेशन के पॉइंट्स की बात करें, पहले हमने 1 से लेकर 9 तक जो पॉइंट्स के बारे में स्टडी किया था कि 1 से लेकर 9 तक जो चैप्टर्स दिए हुए थे वो स्कूल एजुकेशन के दिए हुए थे। अब हम 10 चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। 10 चैप्टर से इसमें हायर एजुकेशन के बारे में बात की है। तो देखो है सबसे पहले 10 चैप्टर में क्या क्या है, 10.1 से 10.14 में क्या कहा गया है कि इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग एंड कंसोलिडेशन। नेक्स्ट चैप्टर है 11 से 11.1 से 11.13 में क्या कहा गया है, टूवर्ड्स अ मोर होलिस्टिक एजुकेशन। नेक्स्ट चैप्टर 12 में क्या बात की है, ऑप्टिमल लर्निंग इन्वायरमेंट्स एंड सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स। चैप्टर 13 है मोटिवेटेड एनर्जाइज्ड एंड कैपेबल फैकल्टी। चैप्टर 15 में टीचर एजुकेशन की बात की है। चैप्टर 16 में बात की है री इमेजनिंग वोकेशनल एजुकेशन के बारे में। चैप्टर 17 में प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में। चैप्टर 18 में प्रमोटिंग हाई क्वालिटी रिसर्च के बारे में बात की है। चैप्टर 19 में इफ़ेक्टिव गवर्नेंस एंड लीडरशिप के बारे में। देन 20 चैप्टर में बात की है ट्रांसफॉर्मिंग द रेगुलेटरी सिस्टम। ठीक है, और 22 चैप्टर में बात की गई है हमारी प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस आर्ट्स एंड कल्चर। एंड लास्ट चैप्टर 23 में बात की है टेक्नोलॉजी यूज़ एंड इंटीग्रेशन के बारे में। ठीक है, ये बेसिकली जो हमारे हायर एजुकेशन के की पॉइंट्स हैं, जिस पॉइंट्स पे हमारी हायर एजुकेशन में फोकस किया गया है वो हमारे ये थे। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं कि हायर एजुकेशन में कितना कुछ चेंज किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं होलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के बारे में। विद अ फ्लेक्सिबल करिकुलम कैन बी 3 or 4 years. There will be a multiple exit option and appropriate certification within this period. For example, certificate after 1 year, advanced 2 year, bachelor degree after 3 year, 3 year diploma and after bachelor with research after 4 year. बेसिकली क्या बात की गई है कि होलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन में ये कहा गया है कि मल्टीपल एग्जिट के ऑप्शन दिए गए हैं तो मल्टीपल एंट्री के ऑप्शन। अगर बंदा कोई 4 ईयर की डिग्री कर रहा है तो मैंने जो आपको पहले बताया था, अगर वो 2 ईयर में उस डिग्री को छोड़ता है या फिर किसी भी रीज़न से, तो अगर वो कुछ टाइम के गैप के बाद वापस कंटिन्यू करना चाहता है तो उसके 2 साल जो उसने स्टडी किया उसके क्रेडिट उसके काउंट होंगे। तो उसे स्टार्ट से नहीं करनी पड़ेगी, उसे कंटिन्यू जहाँ से उसने छोड़ी थी वो वहाँ से दोबारा स्टडी कर सकता है। तो बेसिकली यही है। एक और एग्जांपल दिया गया है कि अगर बंदे ने 1 साल की डिग्री कंप्लीट की है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर बंदे ने 2 साल स्टडी की है तो उसको एडवांस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर बंदे ने 3 साल की स्टडी कंप्लीट की है तो उसे बैचलर डिग्री दी जाती है। अगर बंदे ने 4 ईयर की डिग्री कंप्लीट की है, ठीक है, तो उसको बैचलर डिग्री विद रिसर्च का उसे रिसर्च का ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर बंदे ने 4 ईयर की डिग्री कंप्लीट की है तो उसके लिए आगे रिसर्च का ऑप्शन ओपन हो जाता है। ठीक है, ऑल द कोर्सेज एट अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड PhD लेवल विल नाउ बी इंटरडिसिप्लिनरी। एमफिल कोर्स विल बी डिसकंटिन्यूड। सबसे बड़ा जो मेजर चेंज किया गया है, जो पहले एमफिल की जाती थी अब एमफिल को बिल्कुल ही फिनिश कर दिया गया है कि अब जो एमफिल होती थी हमारे इंडिया में वो बंद कर दी गई है। अब एमफिल जैसा कोर्स हटा दिया गया है। ठीक है, बेसिकली जो हमारे कोर्स रह गए हैं वो क्या रह गए हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट एंड PhD लेवल। ठीक है, नेक्स्ट है कि ABC का उन्होंने ABC को इस्टेब्लिश किया। ABC क्या है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे क्रेडिट्स होते हैं, जो हमारे क्रेडिट्स मिलते हैं उसको इसमें ट्रांसफ़र किया जाता है कि वो हमारे फर्दर गवर्नमेंट के पास स्टोर रहते हैं कि जब भी हमें नीड हो हम अपने क्रेडिट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर उनको यूज़ कर सकते हैं। कि सपोज़ करो हमने एक यूनिवर्सिटी से एक डिग्री की है, दूसरी यूनिवर्सिटी से दूसरी डिग्री की है, तो जो हमारे क्रेडिट्स होते हैं वो ABC बैंक में हमारे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो अगर हम कहीं भी जाके कुछ तीसरी डिग्री करते हैं, अगर पुराने क्रेडिट्स को वो बंदा वहाँ से ही रिलोकेट करने के बाद भी ईज़िली उनको एक्वायर कर सकता है, देख सकता है कि आपके ये स्टडी थी, इन स्टडी के इतने इतने आपके स्कोर हुए हैं, इतना इतना क्रेडिट मिला है। ठीक है, तो आपको इधर उधर जाके ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आपके क्रेडिट्स हैं वो ऑलरेडी ABC में स्टोर हो जाते हैं। एज अ बैंक काम करता है ये आपका। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ मीरू का एक वो किया गया है, मीरू का गठन किया गया है कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ एट पार विद
IITs IIMs की, IIT और IIM के अंडर गाइडेंस में इसको सेटअप किया गया है, ठीक है, मल्टीपल एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ को। नेक्स्ट है कि एन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल बी क्रिएटेड एज एन अपेक्स बॉडी फॉर फोस्टिंग अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर एंड बिल्डिंग रिसर्च कैपेसिटी अक्रॉस हायर एजुकेशन। कि हायर एजुकेशन की जो एक एपेक्स बॉडी को बनाया गया है, वो बॉडी क्या बनाई है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है। हायर एजुकेशन की पूरी कमांड किसको संभाली गई है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को। देन अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI जो है उसको सेटअप किया गया है किसके अंडर में, जो हायर एजुकेशन कमीशन है वो हमारे पूरे हायर एजुकेशन के एंटायर हायर एजुकेशन को होल्ड करती है, बट ओनली उसमें क्या है, जो मेडिकल और लीगल, जो मेडिकल एजुकेशन है लाइक MBBS डिग्री वगैरह, और लीगल जो हमारी लॉ रिलेटेड एजुकेशन है, इन दोनों को छोड़ के जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो बाकी सारी सब्जेक्ट्स की हायर एजुकेशन को डील करती है। Public and private higher education institution will be governed by the same set of norms for regulation, accreditation, academic standards. HECI will be have 4 independent verticals. जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो सब सारे जितने भी आस्पेक्ट हैं हमारे एजुकेशन की या फिर जितने भी हमारे स्ट्रीम्स हैं उन सबको देखती है, बस एक्सेप्ट किसके, मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन के। तो इसके 4 वर्टिकल्स हैं जो इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम करते हैं। अब वो 4 कौन कौन सी बॉडी हैं जो इसके अंडर हैं और जो अपना इंडिपेंडेंट काम करती हैं। तो 4 बॉडी हैं। सबसे पहली बॉडी है NHERC। NHERC क्या करती है, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। तो ये क्या करती है, मेनली इसका काम है रेगुलेशन का, ये सब चीज़ को रेगुलेट करती है कि कौन सी बॉडी, मतलब कौन से हायर एजुकेशन में जो भी कुछ को रेगुलेशन करना होता है वो सारा ये करती है, जो रेगुलेट करती है। देन सेकंड बॉडी है GEC, जनरल एजुकेशन काउंसिल। इसका काम क्या होता है, स्टैंडर्ड को सेट करना, कि जो भी न्यू स्टैंडर्ड सेट करने होते हैं, जितने भी स्टैंडर्ड होते हैं कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ये चीज़ नॉर्म्स स्टैंडर्ड बनाने का काम किसका होता है, GEC का। देन होता है हायर एजुकेशन ग्राउंड काउंसिल, जो फंडिंग को संभालती है, फंडिंग को संभालने का काम होता है HEGC का, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल। ये सारा फंड का देखती है, सारे पैसों का काम सारा कौन देखती है हायर एजुकेशन में, HEGC। नेक्स्ट है NAC हमारा क्या होता है, नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल। नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल क्या करती है, ये एक्रीडेशन का काम संभालते हैं कि बेसिकली कौन से इंस्टीट्यूशन, कौन सी यूनिवर्सिटी को एक्रीडेशन देना है कि नहीं देना, उनको अच्छे से असेस करती है, इवेल्यूएट करती है, तब उनको एक्रीडेशन प्रोवाइड करती है NAC, ठीक है। देन है HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल फंक्शन थ्रू फेसलेस इंटरवेंशन थ्रू टेक्नोलॉजी एंड विल हैव powers to penalize higher education institution which do not conform to norms and standard। बेसिकली इसके हायर एजुकेशन ऑफ कमीशन के पास एक राइट होता है कि जो इंडिया की इंस्टीट्यूशन ऐसी हैं जो हायर एजुकेशन के नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे, उनको पेनलाइज करना, उनको पेनल्टी देना या उनको पनिश करने का राइट भी इसके पास होता है, हायर एजुकेशन काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के पास, ठीक है। सो नेक्स्ट चेंज के बारे में बात करते हैं। देयर इज़ अ प्लान टू फेज आउट एफिलिएशन ऑफ कॉलेज सिस्टम इन 15 ईयर्स। देयर विल बी अ स्टेज वाइज मैकेनिज्म फॉर ग्रांटिंग ग्रेडेड ऑटोनॉमी टू द कॉलेज इन अ ल्यू ऑफ दैट। बेसिकली इनके पास एक प्लान होता है कि हम कैसे किसी भी यूनिवर्सिटी को ऑटोनॉमी या एफिलिएशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए होता है कि किसी भी कॉलेज ने अगर 15 साल तक कॉलेज है जिसने अच्छा काम किया हो या अच्छा उसका रेपुटेशन रही हो, तो उसको ये लोग स्टेज वाइज उसको इवेल्यूएट करते हैं, असेस करते हैं, तो उसको या जो हायर एजुकेशन कमीशन है वो ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर देती है कॉलेज को या फिर एफिलिएशन दे सकती है। देन है GER इन हायर एजुकेशन टू बी रेज 50% बाई 2050। तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है हायर एजुकेशन का उसको रेज करना है 2035 तक 50%, की 50% ऑफ इंडियन यूथ को एडमिशन लेना है या फिर उनको हायर एजुकेशन की तरफ प्रमोट करना है 2035 तक। और साथ में इसमें हायर एजुकेशन में 3.5 करोड़ सीट्स को ऐड करना है, कि 3.5 सीट्स को बढ़ाना है हायर एजुकेशन में, ठीक है। अगर अभी तक हम अपने ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात करें हायर एजुकेशन में, तो हमारा इंडिया का चल रहा है अभी 26.3 चल रहा है, तो मतलब 50% इंक्रीज़ करना अभी सिर्फ 26.3% ऐसे यूथ है जो हमारा हायर एजुकेशन की तरफ स्टडी करता है या इसमें आगे बढ़ता है। A new and comprehensive national curriculum framework for teacher education NCFTE 21
विल बी फॉर्मुलेटेड बाय द, जो NCFTE है उसको कौन फॉर्मुलेट करता है, उसको करता है NCTE, ठीक है। लेकिन वो किसके कंसल्ट में करता है, NCERT की गाइडेंस में। जो NCTE है वो NCFTE की नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, जो टीचर एजुकेशन के बारे में डील करता है, टीचर एजुकेशन को सब कुछ बढ़ावा देता है, उनको डील करता है। उन चीज़ों से डील करने के लिए एक नई कमेटी बनाई गई है, विच इज़ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट हमारा है कि 2030 तक जो मिनिमम डिग्री होती थी बीएड की, वो पहले अभी जैसे 2 ईयर की डिग्री होती है, तो उसको एक्सटेंड कर दिया गया है कि 2030 तक, 30 से जो बीएड होगी वो 4 ईयर की कर दी जाएगी। क्योंकि जिनको भी आगे टीचर बनना है या टीचर एजुकेशन लेनी है, जिनको बीएड करनी है, वो 4 ईयर की बीएड डिग्री अब कर दी जाएगी। नेक्स्ट बात करें हायर एजुकेशन की, तो ऑल प्रोफेशनल एजुकेशन विल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम। स्टैंड अलोन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़, हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटीज़, लीगल एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ विल एम टू बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन। बेसिकली क्या है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है जो ओनली एक एक स्ट्रीम को डील करती है, लाइक कोई हेल्थ साइंस को डील करती है, लीगल को या एग्रीकल्चर को, अलग अलग सिंगल यूनिवर्सिटी होती है जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी होती है, उन सबको मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर मल्टी तरह की एजुकेशन या मल्टी सब्जेक्ट की एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए, ताकि बच्चों को ईजी हो जाए हायर एजुकेशन में आगे बढ़ना, हायर एजुकेशन में इन्वॉल्व होना और एडमिशन लेना। Center and the state will work together to increase the public investment in the education sector to reach 6% of GDP at the earliest. According to our finance minister, the expenditure on education as a percent age of GDP was 2.8% during 1920 and 3.1 estimate during 2021. तो बेसिकली क्या है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, अभी तक जो हमारे देश का जीडीपी हमारा खर्च किया जाता है किसके ऊपर, हायर एजुकेशन के ऊपर, तो उसका अगर हम देखें परसेंट, तो 2019 से 20 में हमारा 2.8% जो हमारा जीडीपी होता है वो हमारा हायर एजुकेशन में के लिए यूज़ किया गया था। अगर हम बात करें 2021 से 22, तो 3.1% हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है हायर एजुकेशन में। तो इसी चीज़ को बढ़ाया गया है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके एक साथ काम करेंगी, और उन्होंने इसके इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है। कितना बढ़ाया है कि 6% तक हमारा जीडीपी जो होता है इन्वेस्ट किया जाएगा हायर एजुकेशन के ऊपर, 6% तक। अगर क्वेश्चन आपके पास आता है कि जीडीपी कितना इन्वेस्ट किया जाएगा एनईपी 2020 के द्वारा, जो इसमें बात की गई है, तो वो बोला गया हमारा 6% तक हमारे इंडिया का जो जीडीपी होता है वो एक्सपेंडिचर किसके ऊपर होगा, अब हायर एजुकेशन के ऊपर। और उसको वो खाली ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा या स्टेट गवर्नमेंट से आएगा, वो दोनों से मिल के आएगा। ओके, नेक्स्ट जो NEP 2020 का मेजर रिफॉर्म्स हैं, जो चेंजेस किए गए हैं, एक बार उसका ओवरव्यू लेते हैं। कि सबसे पहले मैंने बात की थी मल्टी एंट्री की और मल्टी एग्जिट पॉइंट की, ठीक है। जो हमारी UG डिग्री होती है 3 और 4 ईयर्स की, उसमें मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री अलाउ की गई है, ठीक है। इसमें भी सर्टिफिकेट दिए जाएंगे कि 1 ईयर के बाद सर्टिफिकेट मिलता है एडवांस डिप्लोमा का, और 2 ईयर के बाद अगर 2 ईयर कोर्स किया है तो एडवांस डिप्लोमा दिया जाएगा, और 3 ईयर किया तो बैचलर डिग्री, और 4 ईयर वालों को बैचलर डिग्री विद रिसर्च का टैग दिया जाएगा, ठीक है। अगर हायर एजुकेशन कमीशन की बात करें, वो सेटअप की गई थी हमारी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अगर बात करें कि अ नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग विल बी एस्टेब्लिश्ड विद अ लार्ज पूल ऑफ आउटस्टैंडिंग सीनियर रिटायर्ड फैकल्टी, कि एक मिशन और बनाया गया है कि नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग, ठीक है। जो सीनियर रिसर्च फैकल्टी होती है रिटायर्ड, उनके लिए क्या बनाया गया, नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग। ओके, ये तो हमने हायर एजुकेशन के चेंजेस के बारे में बात की थी। अब हम बात करने वाले हैं अदर चेंजेस की, कुछ और अलग चेंजेस जो इसमें हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज़ एम्फसाइज द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑल लेवल्स ऑफ लर्निंग। बेसिकली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसने एजुकेशन की हर आस्पेक्ट में कुछ ना कुछ चेंज किया है, ठीक है। अगर हम लर्निंग को उन्होंने इन्हांस किया है, ठीक है। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन की, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो क्या चेंज किया गया है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। एन ऑटोनॉमस बॉडी द नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, उन्होंने क्या बनाया है, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NETF को बनाया गया है। विल बी क्रिएटेड फॉर द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ ऑन द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहेंस लर्निंग, असेसमेंट, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली क्या बनाया गया है कि
नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम को बनाया गया है। ये क्या करेगा, ये हमारा टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो लर्निंग है उसको इन्हांस करने की कोशिश करेगा, असेसमेंट प्लानिंग करेगा और एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। बेसिकली क्या है कि हम लोग टेक्नोलॉजी का जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हम ईज़िली पूरे जो एजुकेशन है उसको ग्लोबल लेवल पे ईज़िली एक्वायर कर सकते हैं और अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी इसीलिए उसके लिए एक सेपरेट बॉडी बनाई है, ऑटोनॉमस बॉडी, विच इज़ नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। ठीक है। नेक्स्ट है कि अ डेडिकेटेड यूनिट फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल कंटेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग विल बी सेट अप इन द मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री ने क्या सेट किया है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है कि जो हमारा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जहाँ पे बच्चा स्टडी करता है हायर एजुकेशन में, उस सबको डिजिटलाइजेशन कर देना चाहिए। ठीक है। जो कंटेंट हो वो डिजिटली प्रोवाइड हो कि बच्चे के पास, आजकल पहले बच्चे हम ओनली बुक से पढ़ते थे, लेकिन आजकल उनके पास बुक्स भी है, ई बुक्स भी है, लाइब्रेरी भी है, ऑनलाइन कंटेंट भी है, वीडियोस भी है, स्वयं हो गए, लाइक फेस टू फेस लर्निंग हो गई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, सब कुछ को डिजिटल कर दिया गया है। ठीक है। बच्चे को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई है कि वो ईजिली फ्लेक्सिबल तरीके से स्टडी कर सके। ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी विल बी डन टू इम्प्रूव क्लासरूम प्रोसेस। ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी को जो क्लासरूम प्रोसेस होता है उसको उसको शिफ्ट कर दिया गया है टेक्नोलॉजी की तरफ। ठीक है। जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा उतना ज़्यादा लर्निंग को हम इवॉल्व कर सकते हैं, लर्निंग को इन्हांस कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। ये थी टेक्नोलॉजी की बात कि एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाना चाहिए। अगर बात करें नेक्स्ट कि टीचर एजुकेशन में सबसे बड़ा जो बिग चेंज है वो बिग चेंज यही किया गया है कि 2030 से तक 30 के टाइम तक बीएड डिग्री 4 ईयर की कर दी गई है। ठीक है। 4 ईयर की बीएड डिग्री आगे 2030 से स्टार्ट हो जाएगी फॉलो। देन अगर फाइनेंशियली बात करें, फाइनेंशियल सपोर्ट क्या किया गया है कि जो मेरिटस स्टूडेंट्स होते हैं बिलोंगिंग टू एसटी, एससी एंड ओबीसी कैटेगरी, ठीक है, या इकोनॉमिकली जो डिसएडवांटेज होते हैं उनको इंसेंटिव दिए जाएंगे, लाइक स्कॉलरशिप की तरीके से जो इंसेंटिव होते हैं वो हमारे किसको, एसटी, एससी, ओबीसी एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को प्रोवाइड की जाएगी फाइनेंशियल सपोर्ट। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन विल बी एनकरेज टू ऑफर स्कॉलरशिप टू देयर स्टूडेंट। सेम जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं उनको भी कहा गया है कि वो लोग स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे ऐसे स्टूडेंट्स को जो मेरिटस स्टूडेंट्स हैं, कि जो इन कास्ट से बिलोंग करते हैं लेकिन वो मेरिटस स्टूडेंट्स हैं, मेरिट में वो लोग हाई लेवल पे आते हैं। तो प्रोफेशनल एजुकेशन की बात करें तो क्या किया गया है कि स्टैंड अलोन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ की, जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको बनाया गया है। हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी, लीगल एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी विल एम एंड बिकम मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन की जितनी भी जो सिंगल यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक एक प्रोफेशन की सिंगल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सबको मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बनाने की बात करी गई है। ओके। और अगर हम बात करें कुछ और मेजर चेंजेस के बारे में, तो जो चेंजेस हुए हैं कि ऑटोनॉमस बॉडी बनाई गई है एक NETF क्या है, अब देखो, नेशनल एजुकेशन द फ्री एक्सचेंज टेक्नोलॉजी फोरम। ठीक है। विल बी क्रिएटेड टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर आइडियाज़ ऑन द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू इन्हांस लर्निंग, असेसमेंट, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की जो लर्निंग लेवल है उसको इन्हांस करने के लिए एक नई बॉडी बनाई गई है, नेशनल एजुकेशन द फ्री एक्सचेंज टेक्नोलॉजी फोरम। ठीक है। नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया गया है एक परख। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है क्वेश्चन में कि परख का इन्वेंट किया गया। परख क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसकी जो फुल फॉर्म है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये परख का निर्माण किया गया है। ये एक परख क्या करती है? क्रिएटेड टू असेस द स्टूडेंट्स। ठीक है। इट ऑल्सो पेव्स द वे फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज टू सेट अप कैंपसेस इन इंडिया की परख। ये ऑल्सो क्या बोलती है कि जो हमारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी बोला गया है कि वो हमारे इंडिया के कैंपस में आके अपनी यूनिवर्सिटी को सेटअप करें। नेक्स्ट है NEP एम्फेसाइज सेटिंग अप अ जेंडर इंक्लूसिव फंड। तो हमने बात की थी कि जेंडर इंक्लूसिव फंड के बारे में, और स्पेशल एजुकेशन जोन्स फॉर डिसएडवांटेज रीजन ग्रुप की, जो डिसएडवांटेज ग्रुप होते हैं, रीज़न होते हैं कि जो बच्चे जो स्टडी को ईज़िली नहीं अवेल कर सकते, उन लोगों के लिए एक जेंडर, जैसे जो गर्ल्स होती हैं और जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनके लिए जेंडर इंक्लूसिव फंड प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है वर्चुअल लैब्स एग्जिस्टिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म दीक्षा, स्वयं एंड स्वयं प्रभा।
will also be leveraged for creating virtual labs so that all students have equal access to quality practical and hands-on experiment based learning experience. बेसिकली क्या है, वर्चुअल लैब्स को सेटअप किया गया। वर्चुअल लैब्स लाइक दीक्षा ऐप हो गया, स्वयं प्रभा हो गया। इनमें क्या होता है, इनमें ऑनलाइन लर्निंग प्रोवाइड की जाती है, ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है कि जो बच्चा है वो ईजिली वर्चुअली एजुकेशन को ईजिली गेन कर सकें। ठीक है, लाइक टीवी चैनल्स हो गए, ठीक है, रेडियो के माध्यम हो गया, या ऑनलाइन वीडियोस इंटरनेट के माध्यम से स्टडी को कर सके बच्चा अपने प्लेस पे बैठ के, और ऑन योर पेस में कर सकता है लर्निंग। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर पाली, पर्शियन एंड प्राकृत, जो इंडियन इंस्टीट्यूट हैं लैंग्वेज के और ट्रांसलेशन के, उनको सेटअप किया जाना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट की पाली लैंग्वेज के लिए, पर्शियन के लिए, और प्राकृत जो हमारे इंडिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज हुआ करती थी, उनके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट को सेटअप किया जाना चाहिए। क्योंकि ये लैंग्वेज जो है हमारे देश में धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, मतलब कि हाइड होती जा रही है। तो इन चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है कि पाली लैंग्वेज, पर्शियन और प्राकृत के अलग से नेशनल इंस्टीट्यूट को बनाया जाएगा। इट ऑल्सो एम्स टू इंक्रीज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन सेक्टर टू रीच 6% ऑफ GDP एट द अर्लीस्ट, कि जो GDP है हमें हायर एजुकेशन में 6% तक एक्सपेंडिचर करना है, तो उसके लिए जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है उनको भी इंक्रीज़ किया जाएगा कि पब्लिक का इन्वेस्टमेंट भी हमारी हायर एजुकेशन में किया जाना चाहिए। नेक्स्ट चेंज की बात करें, करंट हमारी इंडिया में 4.6% जो 6% है, जो टोटल GDP है जो एजुकेशन में खर्च किया जाता है। अगर बात करें हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1960 और 86 की, तो 4.6 तक इतना GDP उसके ऊपर इन्वेस्ट किया गया है, तो इसीलिए इसको बढ़ा के कितना किया गया है, 6%। वी नीड कंसिडर दिस कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट, कुछ एस्पेक्ट्स और हैं। फॉर एग्जांपल पार्ट 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है कि आर्टिकल जो 45 है और जो आर्टिकल 39 है, उसमें DPSP की बात की है। DPSP क्या होता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो हैज़ अ प्रोविजन फॉर स्टेट फंडेड एज वेल इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल एजुकेशन। जो DPSP है, इसमें क्या बात की गई है कि उसमें ये कहा गया है कि स्टेट फंडेड एज वेल एज इक्विटेबल एंड एक्सेस एजुकेशन, की स्टेट का फंड जाएगा किसके लिए, एजुकेशन में इक्विटेबल और एक्सेसिबल एजुकेशन के लिए। देन है कि 42 अमेंडमेंट में क्या कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि यही बात जो है, जो ये हमारी 6% ग्रॉस एंड GDP वाली बात है, ये कहाँ कहाँ पे कहा गया है, तो उसी का ये दिया गया है। 42 अमेंडमेंट में क्या कहा गया था, 42 अमेंडमेंट जो 1976 में होता है उसमें भी सेम बात कही गई थी। देन 86 अमेंडमेंट जो हुआ था हमारा 2002 में, उसमें भी एजुकेशन के बारे में बात की गई थी, एनफोर्स राइट अंडर आर्टिकल 21A में। देन राइट टू एजुकेशन जो एक्ट 2009 है, उसका भी एम था कि एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स एंड इनफोर्स एजुकेशन है, तो फंडामेंटल राइट की जो एजुकेशन है वो बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है या फिर फंडामेंटल राइट है, वो 6 to 14 ईयर्स तक के स्टूडेंट्स के लिए। देन NEP मैंडेट्स 25 रिजर्वेशन फॉर डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी वेयर डिसएडवांटेज ग्रुप, की NEP ने मैंडेटरी कर दिया गया है, 25% रिजर्वेशन दिया गया है किसको, जो डिसएडवांटेजेस सेक्शन होते हैं, डिसएडवांटेजेस ग्रुप होते हैं, उनको एजुकेशन में 25% का रिजर्वेशन मिलेगा। सो माई डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द NEP 2020। बेसिकली जो NEP 2020 का डॉक्यूमेंट है वो काफ़ी बड़ा PDF डॉक्यूमेंट है, उसको पूरे को पढ़ के जितना मुझे आपके लिए इंपॉर्टेंट लगा, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट था, वो मैंने सारा इस वीडियो में कंपाइल कर दिया है। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में कुछ क्वेरी लगी हो, कुछ समझ ना आया हो, या कुछ भी एनीथिंग एल्स, ठीक है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं रिगार्डिंग इसके। आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके डियर्स, सो लास्टली एक थॉट के साथ हम अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं कि द हाईएस्ट रिजल्ट ऑफ एजुकेशन इज़ टॉलरेंस। सो बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट NEP 2020। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच for watching this video.